विष्णु जी, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन फोर्टी ऑफिस में। आपके रेगुलर बहुत सारे वीडियो और बहुत सारे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बारे में हम रेगुलर सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं और पढ़ते भी रहते हैं। और अच्छा एक जो भी नई पॉलिसी गवर्नमेंट की आती है, लोगों की भ्रांतियाँ भी होती है, उसमें आप अच्छा अपना व्यूज़ पब्लिक के सामने रखते हैं और पब्लिक ज़रूर उससे लाभान्वित होती है। फोर्टी में हम रेगुलर आपकी जो वीडियो आती है वो हम रेगुलर अपने मेंबर्स को पोस्ट करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। आज का जो एक टॉपिक है वो है 43BH। ये एक बड़ा विषय है व्यापारियों के बीच में कि इसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही है, एक तो पहले तो भ्रांतियां बहुत है, जिसमें अभी व्यापारियों के बीच में बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि ये लागू भी है कि नहीं है, क्योंकि बहुत सारे वीडियो या न्यूज ऐसी आ चुकी है कि 1 साल के लिए पोस्टपोन हो चुका है और ये किस पे लागू है, किस पे लागू नहीं है, वो भी एक बड़ा कंफ्यूजन है। कुछ लोगों में बहुत बड़ी घबराहट भी है क्योंकि वो पेमेंट अगर नहीं है तो उन्हें 31 मार्च तक पेमेंट करना है, और बहुत सारे लोग इससे खुश भी हैं कि हमारी पेमेंट इसकी वजह से टाइम से आने लग गई, तो वो इसको लाइक भी कर रहे हैं। तो दोनों चीज़ें हैं और सरकार का एक साथ आ जाना, क्योंकि लोगों ने पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया, अभी एक साथ आने से लोगों को परेशानी ज़्यादा है। तो मैं सबसे पहले इसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि MSME का फुल फॉर्म क्या है? MSME में कौन से लिमिट के हिसाब से किसको हम माइक्रो, स्मॉल, मीडियम और हाई रेंज में मानते हैं? तो मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ जी कि जो MSME है इसका मतलब है माइक्रो, मीडियम और स्मॉल इंटरप्राइजेस। अब कौन व्यक्ति माइक्रो में आएगा, कौन स्मॉल में आएगा, कौन मीडियम में आएगा, ये डिपेंड करता है कि उनका इन्वेस्टमेंट कितना है प्लांट एंड मशीनरी में और उनका टर्नओवर कितना है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रो इंडस्ट्रीज की। तो कोई भी इंडस्ट्रीज है, कोई व्यक्ति है, कोई भी फर्म है जिसका प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए तक का है और उसका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है, तो वो व्यक्ति माइक्रो कैटेगरी के अंदर आएगा। कोई भी व्यक्ति, फर्म जिसका इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी के अंदर 10 करोड़ रुपए तक का है और उसका जो टर्नओवर 50 करोड़ रुपए तक का है, तो वो व्यक्ति स्मॉल कैटेगरी के अंदर आएगा। और 50 करोड़ रुपए तक का प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट है और उसका टर्नओवर 250 करोड़ रुपए तक का है, तो वो व्यक्ति मीडियम कैटेगरी में आएगा। सर, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो टर्नओवर की मैं बात कर रहा हूँ ना, उसके अंदर एक्सपोर्ट का टर्नओवर शामिल नहीं है। अच्छा, हाँ, उनका लोकल टर्नओवर। बहुत सी जगह हम गलती करते हैं, टर्नओवर देख लेते हैं, तो हमें ये देखना है कि जो कोई व्यक्ति यदि एक्सपोर्ट फर्म हो, लोकल भी उसका टर्नओवर है, डोमेस्टिक भी टर्नओवर है, तो उसके अंदर ये एक्सपोर्ट वाला टर्नओवर शामिल नहीं होगा। तो ये जो एक्सपोर्टर हैं, हाँ, वो फिर किस कैटेगरी में जाते हैं? वो MSME में कवर होंगे। MSME में कवर होंगे। MSME में तो हाँ, कवर होंगे। हाँ, अब जो उस सेक्टर में उस चीज में कवर नहीं होंगे, हाँ, उस अमाउंट वाइज। हाँ, अगर उसने 50 करोड़ की टर्नओवर की है, हाँ जी, हाँ जी, लोकल, हाँ जी, और 100 करोड़ का एक्सपोर्ट किया, हाँ, तो वो तो 50 करोड़ में माना जाएगा, वो मीडियम में आ जाएगा, ना कि वो उससे MSME से बाहर नहीं होगा। बाहर नहीं होगा। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये मेरे को भी आज पहली बार पता चला। अच्छा सर, अब ये देखिए, अब जो अपन इस सेक्शन की बात कर रहे हैं, सेक्शन 43BH, इसके अंदर जो पेमेंट वाली टर्म्स की बात है, तो ये जो सेक्शन है ये हमें देखना है कि केवल माइक्रो और स्मॉल कैटेगरी पे लागू होता है। ये मीडियम पे लागू नहीं होता है। तो जो भी कंपनी है जिसका आपको पेमेंट करना है, कोई फर्म है जो मीडियम कैटेगरी में आती है, उस पर ये प्रोविजन लागू नहीं होता है। अब हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि MSME को हम कैसे सर्टिफाइड करेंगे। तो जो भी क्रेडिटर्स है या जिसकी भी हम सर्विस ले रहे हैं, तो हम सबसे पहले उनका MSME का जो उद्यम रजिस्ट्रेशन होता है उसको हम देखेंगे। उसको आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो, उसके टर्नओवर को भी वेरीफाई कर सकते हो। सेकंड, हम जो भी बिल आ रहा है हमारे पास, तो हम उनसे कहेंगे कि आप अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर आप अपने बिल पे रखिए। थर्ड, यदि वो भी नहीं है तो हम उनसे एक डिक्लेरेशन ले सकते हैं कि भाई आप माइक्रो में आ रहे हैं या स्मॉल में आ रहे हैं या मीडियम में आ रहे हैं। तो इन सबको देखते हुए ही हमें ये डिसाइड करना है कि ये जो प्रोविजन है सेक्शन 43BH का, वो हमारे ऊपर लागू होगा या नहीं होगा। सर, मैं एक आपको महत्वपूर्ण चीज़ और बताना जा रहा हूँ कि जो MSME की डेफिनेशंस है उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर तो शामिल ही, और पिछले 2-3 साल पहले ट्रेडर्स को भी इसमें शामिल कर लिया गया था। तो हमें MSME में देखना है कि जो सेक्शन 43BH है ये ट्रेडर्स पे लागू नहीं होता है। देखिए, अब इसमें से मीडियम कैटेगरी हट गई और ट्रेडर्स हट गए। कोई व्यक्ति ट्रेडर्स है, वो MSME के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन हो सकता है, उसके बाद उद्यम आधार कार्ड हो सकता है, लेकिन हमारे इस सेक्शन के लिए ट्रेडर्स इस प्रोविजन के अंदर इंक्लूडिंग नहीं है।
अच्छा, सर्विस सेक्टर अगर आज सपोज करो हाँ। मेरा सीए है, हाँ, उसके उस पे लागू है सर। अगर उसको मेरे को पेमेंट देनी है हाँ। 20,000, 15,000, हाँ जी, 30,000, हाँ। वो तो आता है करीब करीब कैटेगरी इसी में, हाँ जी, हाँ जी। तो उसकी पेमेंट हमारे को क्लियर करनी हाँ, पड़ेगी। हाँ, हाँ जी। ओके। लेकिन कोई व्यक्ति जो केवल ट्रेडिंग कर रहा है, हाँ। होलसेलर है, हाँ। रिटेलर है, उन पे ये लागू नहीं है। अच्छा, एक्सपोर्टर पे भी लागू है? हाँ, एक्सपोर्टर में भी लागू है सर। अच्छा, हाँ। कोई एक्सपोर्ट कर रहा है हाँ जी, हाँ जी। और वो कैटेगरी उसकी बड़ी है, सपोज करो हाँ जी, हाँ वो जी सर। मीडियम, आप कह रहे हो हाँ। कि उसके उसमें तो हाँ। आता ही नहीं है वो, हाँ। एमएसएमई के कानून में तो हाँ। उसमें सिस्टम में तो आता ही नहीं है वो एक्सपोर्ट हाँ। वाले अमाउंट उसकी। हाँ, नहीं लेकिन मैं कह रहा था सर, यदि कोई एक्सपोर्टर है, वो हाँ। डोमेस्टिक सेल भी कर रहा है और एक्सपोर्ट भी कर रहा है, हाँ। तो यदि डोमेस्टिक सेल उस व्यक्ति की ऐसी है कि वो केवल रिटेल का काम कर रहा है, होलसेल का काम कर रहा है, तो उस पे ये प्रोविजन लागू नहीं होगा। ओके। हमें ये देखना है कि सर वो व्यक्ति मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विस सेक्टर में हो, यदि वो व्यक्ति केवल रिटेल है या ट्रेडिंग कर रहा है, तो उस पर ये प्रोविजन लागू नहीं होता है। ओके, मतलब जो ट्रेडर है वो इस प्रोविजन से बाहर है सर। Good, ठीक। ट्रेडर अपना रजिस्ट्रेशन एमएसएमई के अंदर करा सकते हैं, लेकिन बट उसमें उनकी ट्रेडिंग आ जाती है, उनकी ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग सब हट जाता है। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों हट जाएगा। हाँ। ट्रेडर्स में, रिटेलर्स में और ट्रेडर्स में वो रजिस्टर्ड होंगे, हाँ। और वो इस प्रोविजन के अंदर इंक्लूडिंग नहीं है। बहुत बढ़िया। विष्णु जी, एक और बड़ी बात कि हमारे जो मेंबर हैं या जो देश के अंदर व्यापार उद्योग कर रहे हैं, उसमें 3 श्रेणी होती है, एक होता है उद्योग, एक होता है व्यापार और एक होता है सर्विस सेक्टर। इसमें भी बहुत सारे लोग एमएसएमई में अनरजिस्टर्ड है, तो क्या ये अनरजिस्टर्ड पे भी ये नियम लागू होता है? सर, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये प्रोविजन चाहे से वो व्यक्ति एमएसएमई में है या नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग में है, सर्विस इंडस्ट्रीज में है, सभी पर ये प्रोविजन लागू होता है। उसकी ये कंडीशन ये है कि वो व्यक्ति अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करता है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा है, टैक्स ऑडिट करा रहा है, तो उसको 43BH के प्रोविजंस की उसको पालना करनी पड़ेगी, और ये प्रोविजंस उस पर लागू होता है। यानी ट्रेडर पे भी लागू हो गया? ट्रेडर्स पे भी अभी लागू हमारे है पास सर। बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि हाँ ट्रेडर जी। पे लागू नहीं होता है। नहीं सर, देखो हम 2 तरीके से देख रहे हैं। हाँ। हम पेमेंट देने वाले की दृष्टि से देखते हैं, हाँ। तो पेमेंट देने वाला व्यक्ति यदि ट्रेडर है, हाँ। उसकी टैक्स ऑडिट हो रही है, हाँ। तो उस पर भी ये प्रोविजन लागू होते हैं सर। तो फिर तो ये देश की करीब 75% व्यापार उद्योग पे लागू हो गया। 75% बिजनेस पे लागू होता है सर। हाँ। इसमें किनको छूट दी गई है? उन व्यक्तियों को छूट दी गई है जो प्रिजम्पशन टैक्स स्कीम है, जैसे 44AD है, 44ADA है, जिसके अंदर हम एक सर्टेन प्रॉफिट डिक्लेयर करते हैं। हमारा इसमें टर्नओवर इतना है, उसका एक सर्टेन प्रॉफिट हमें डिक्लेयर करना पड़ता है, जिसमें बुक्स वगैरह अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं रहती, ऑडिट कराने की जरूरत नहीं रहती, तो उस पे ये लागू नहीं होता है। ये तो फिर ये तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो गया। क्यों कंफ्यूजन हो गया कि अभी हम क्या देख रहे हैं? अभी हम जाते हैं एमएसएमई के अंदर, उसको देखते हैं कि वो ट्रेडर कौन सी श्रेणी का है, तो उसको जरूरत नहीं है देने की, और हमारे को क्या पता कि वो ऑडिट कराता है कि नहीं कराता। अगर वो ऑडिट करा रहा है और हम उस श्रेणी में आ गए, तो ये तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। हाँ, देखिए सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो सेक्शन है 43BH, तो कोई भी व्यक्ति जो अपनी बुक्स के अंदर क्रेडिटर्स को देख रहा है, तो पहले बात तो ये सभी पे, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, ट्रेडिंग, सब पे लागू होता है, जो भी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर रहे हैं, टैक्स ऑडिट करा रहे हैं। अब वो उन व्यक्तियों को देखना है कि जो भी उनको उनके क्रेडिटर्स है, जो भी उन्होंने सर्विस ली है, जो भी उनको क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है, तो वो देखना है कि वो एमएसएमई के अंदर रजिस्टर्ड है। पहले बात तो वो खुद व्यक्ति एमएसएमई में रजिस्टर्ड हो, ये जरूरी नहीं है। अब हमें तो वो देखना है कि जिनको हम पेमेंट कर रहे हैं, वो व्यक्ति एमएसएमई में रजिस्टर्ड है क्या? एमएसएमई में रजिस्टर्ड है, माइक्रो में है, स्मॉल में है, तो यस, हमें उनको ये इन रूल्स का पालना करना है और टाइम से उसको पेमेंट करना है। अगर वो ऑडिट करा रहा है, तो अगर वो स्मॉल वाला स्पॉन्सर ऑडिट करा रहा है, उसके अकाउंट की ऑडिट हो रही है, तो हाँ, नहीं, यदि देखिए कोई भी स्मॉल वाला है, वो ऑडिट करा रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है सर। कोई मतलब नहीं, उसको, वो एमएसएमई में रजिस्टर्ड है, उसको हमें पेमेंट करना है। कौन करा रहा है, कौन नहीं करा रहा है, वो देने वाले को देखना है सर। लेने वाले से कोई मतलब नहीं है। लेने वाले का तो केवल यही देखना है कि वो एमएसएमई में रजिस्टर्ड है, माइक्रो में, स्मॉल में है, ट्रेडर नहीं है, तो हमें उसको टाइमली पेमेंट करना है। हम क्या है, फिर हमारे को कंफ्यूजन हो रहा है। मेरा ये कहना है, मैं पेमेंट लेने वाला हूँ, सपोज करो, और मैं हूँ माइक्रो में रजिस्टर्ड, और मैं मेरे अकाउंट्स को ऑडिट कराता हूँ, तो मेरा रजिस्टर तो माइक्रो में है। हाँ जी, हाँ जी सर। और मैं ट्रेडर में भी हूँ, और मैं ऑडिट भी कराता हूँ। हाँ जी, उस केस में ये नियम लागू होता है कि नहीं होता है? नहीं, देखिए, आप माइक्रो में हैं, ठीक है, और आप ऑडिट करा रहे हैं, इससे कोई सामने वाले देने वाले को कोई मतलब नहीं, बस। और सेकंड, आप है ना ट्रेडर है, तो आप पे लागू नहीं होता है। मतलब पेमेंट लेने के लिए आप को मतलब 45 डेज या 15 डेज में पेमेंट लेने के लिए आप एलिजिबल नहीं है। वो जो आपकी टर्म्स कंडीशन के हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगा। हम बात कर रहे हैं सामने वाले, जो देने वाले व्यक्ति की। देने वाला व्यक्ति ट्रेडर्स हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, सर्विस सेक्टर हो सकता है। यदि वो अपनी बुक्स की ऑडिट करा रहा है,
तो उस पर ये सारे प्रोविजंस लागू होते हैं सर। अच्छा, जो पेमेंट देने वाला अगर वो ऑडिट करा रहा है तो हाँ, तो उसको सारे उसको नियम सारे लागू रूल्स होंगे, लागू होते हैं। लेने वाले से लेने ताल्लुक वाले नहीं। से कोई मतलब नहीं है सर। ओके। लेने वाले के लिए तो हम देखेंगे कि वो माइक्रो में, स्मॉल में है, और यदि वो ट्रेडर है तो वो हमारी लायबिलिटी नहीं है उसको। कहने का मतलब ये हुआ कि हाँ जी सर। पेमेंट देने वाला अगर कोई भी माइक्रो है हाँ जी, हाँ और सर। वो ऑडिट करा रहा है, हाँ हाँ सर, तो उसको सारे नियम लागू करने लागू पड़ेंगे, करने- उसके लागू पेमेंट करने- उसको सारे क्लियर करने सारे पड़ेंगे। क्लियर करने। एक और चीज, ये तो काफी जानकारी आपसे मिली और इससे लोगों की भ्रांतियां भी दूर होगी, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारी जगह पे एक प्रॉब्लम है कि पेमेंट 15 दिन है, 45 दिन है, या मैंने कोई रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कर रखा है या नॉन रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कर रखा है जिसके अंदर मैंने उसे 90 डेज या 60 डेज कोई कर रखा है, तो क्या उस केस में एग्रीमेंट की वैलिडिटी होगी या नहीं होगी? आपने सर एक बहुत अच्छा सही क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि मार्केट में ही चल रहा है कि 15 डेज क्या है, 45 डेज क्या है, हमारा एग्रीमेंट क्या है। तो सर आपको बताना चाहता हूँ कि जो MSME एक्ट है उसके अंदर उन्होंने कह रखा है कि आपको मैक्सिमम 45 डेज में एग्रीमेंट यदि आपका है तो आपको 45 डेज के अंदर MSME को पेमेंट करना है। अब आपका कोई एग्रीमेंट नहीं है, आप किसी से भी सर्विस लेते हैं, आपने कोई पहले टर्म्स कंडीशन डिसाइड नहीं की, तो आपको विद इन 15 डेज आपको पेमेंट करना है सर। अच्छा, कई बार क्या होता है कि सर हमने एग्रीमेंट कर लिया 60 डेज का, तो MSME एक्ट कहता है कि सर आपने 60 डेज का कर लिया, 90 डेज का कर लिया, इससे कोई मतलब नहीं है, आपको मैक्सिमम 45 डेज के अंदर पेमेंट करना है। तो अभी चीज़ क्लियर हो गई कि सर यदि एग्रीमेंट है आपका किसी भी तरह का, चाहे वो 90 डेज का हो सकता है, 60 डेज का होता है, तो भी आपको 45 डेज के अंदर पेमेंट करना है। और यदि आपका कोई एग्रीमेंट नहीं है तो आपको विद इन 15 डेज के अंदर पेमेंट करना है सर। ओके। अब एक चीज़ आप मेरे से पूछेंगे कि सर 15 डेज कब से शुरू होंगे? हमारे पास तो बिल ऑनलाइन आ जाता है, पार्टी ने माल डिस्पैच किया, बिल दे दिया, हमारे पास माल आता है 4 दिन बाद में, 5 दिन बाद में। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सर जब आपके पास माल आएगा उसी डेज से अपन पेमेंट काउंट करेंगे, ओके। चाहे से बिल हमारे पास पहले आ जाए। सेकंड, बहुत से जने कहते हैं कि साहब ठीक हमने पेमेंट नहीं किया, तो क्या होगा सर? तो मैं कहना चाहता हूँ कि सर MSME एक्ट के अंदर ही प्रोविजन है कि यदि आप 15 डेज में या 45 डेज में जो भी अपने पर एप्लीकेबल होता है आपने पेमेंट नहीं किया, तो आपको RBI की जो इंटरेस्ट की रेट है उसका 3 टाइम्स आपको विद इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा सर। 3 टाइम्स। अब मान लो RBI की रेट है सर 6%, तो आपको 18% के हिसाब से पेमेंट करना पड़ेगा। जितने डेज होंगे, आप 10 दिन डिले हो जाते हैं तो 10 दिन के हिसाब से आपको MSME यूनिट्स है उनको पेमेंट करना पड़ेगा इंटरेस्ट का। और एक और मजेदार चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सर जो आप ये इंटरेस्ट का पे करेंगे ना, वो आपको इनकम टैक्स रिटर्न जब हम भरेंगे तो आपको वो खर्चा अलाउ भी नहीं है सर। अच्छा, ओके। हाँ, वो आपको खर्चा अलाउ भी नहीं होगा सर। नुकसान और हो गया। हाँ, अब क्या सर, आपने 45 डेज में या 15 डेज में आपने पेमेंट नहीं किया तो आपको उस साल के अंदर वो खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा। डिसअलाउ हो जाएगा तो आपकी इनकम में जुड़ जाएगा और उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन जब भी हम पे करेंगे नेक्स्ट ईयर तो उस समय वो आपके खर्चे में अलाउ हो जाएगा। लेकिन जो इंटरेस्ट पे करेंगे ना सर, वो आपके खर्चे में अलाउ नहीं होगा। इसमें एक और कंफ्यूजन है कि सपोज करो मैंने अप्रैल में माल परचेज किया, हाँ जी, हाँ जी सर। और जाके मैंने मार्च में पेमेंट कर दी, 1 साल बाद हाँ पेमेंट जी, कर हाँ जी दी, सर। तो उस केस में ये नियम क्या कहता है? जो रूल्स लागू हुआ है ना सर, हाँ। ये हुआ है असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए, यानी जो भी हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 1 अप्रैल 2023 से जो भी बैलेंस, उसके बाद में जो भी हमारे ट्रांजैक्शन होंगे उस पर ये प्रोविजन लागू होगा। यानी 1 अप्रैल 2023 को जो अपना ओपनिंग बैलेंस था उसके ऊपर ये प्रोविजन लागू नहीं होगा। 1 अप्रैल 2023 को आपका कोई भी ओपनिंग बैलेंस है तो उस पर ये प्रोविजन लागू नहीं होगा। उसका आप पेमेंट कभी भी करें, आपके टर्म्स कंडीशन के हिसाब से करें, उस पर आपका कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन 1 अप्रैल 2023 के बाद में जो भी आप पेमेंट करेंगे उसको आपको 15 डेज 45 डेज के अंदर आपको पेमेंट करना जरूरी है सर। ओके। और जो पुराना बैलेंस है उस पर कोई इंटरेस्ट भी नहीं लगेगा। अच्छा, कई बार ये होता है कि सर कई जने, मैंने अभी व्यापारी से डिस्कशन किया तो उन्होंने कहा कि सर जो जिनसे माल खरीद रहे हैं ही इज एग्री कि भाई मैं 90 डेज में पेमेंट, MSME में सब कुछ है, उसने लिख के दे दिया कि मुझे 90 डेज में पेमेंट कर दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं कह रहा था सर कोई भी एग्रीमेंट हो, चाहे से सामने वाला सहमत हो नहीं हो, आप पे ये प्रोविजन लागू होता है
आपको विद इन 15 डेज या 45 डेज पेमेंट करना है यदि आपके ऊपर ये प्रोविजंस लागू होता है। तो किसी भी तरह का कोई एग्रीमेंट वैलिड नहीं है सर। नहीं, बट इसमें एक चीज और है जो लोगों को अभी भी भ्रांतियां और कंफ्यूजन है। हाँ जी 45 डेज वाला पेमेंट हाँ जी हाँ जी अगर मैंने अप्रैल में मान लिया और दिसंबर में सरकार का नियम इसके अंदर एमएसएमई में कि जिस ईयर में आपने पेमेंट दिया हाँ जी उसमें वापस लेस हो जाएगा। हाँ जी मैंने अप्रैल में तो माल परचेज किया और पेमेंट दिया दिसंबर में, तो क्या 45 डेज के बाद का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा सर आप, और वो इंटरेस्ट का इनकम टैक्स में इनकम टैक्स में रिबेट नहीं मिलेगी सर। ओके। हाँ, इसके 1 अप्रैल के बाद में जो भी आपका पेमेंट है आपको विद इन 45 डेज पेमेंट करना है। और उसको मतलब ये जो है असेसमेंट ईयर 24-25 से लागू हो गया, यानी 1 अप्रैल 2023 के बाद में जो भी ट्रांजेक्शन है उस पर ये प्रोविजन लागू हो रहा है। हाँ, बहुत सारे लोगों को, या मैं अपनी बात करूँ तो हमारे को ये नहीं पता कि मैंने जो पहले माल परचेज किया है उस पर इंटरेस्ट का क्लोज भी लागू हो गया और मैंने अभी इंटरेस्ट नहीं दिया, उसको पेमेंट उसकी क्लियर कर दी, तो उस केस में क्या रहेगा? देखिए सर, अभी ये नया प्रोविजंस है, इंटरेस्ट का कोई प्रोविजन पहले था नहीं, तो यदि सामने वाला व्यक्ति है उससे आप बात कर सकते हैं, आपकी जो टर्म्स कंडीशन के अंदर उसको डाल सकते हैं, तो उस समय आपको इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन एमएसएमई एक्ट के अंदर क्लियर लिखा हुआ है कि यदि आपने टाइम से पेमेंट नहीं किया है तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा सर। तो आज नहीं तो कल लागू तो होगा, हो सकता है इसी साल सरकार इसको कड़ाई से लागू करना है तब की बात। हाँ जी हाँ सर, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। कोई भी फर्म है, कंपनी है, वो यदि अपने एक स्वयं के यूज के लिए कोई भी कैपिटल गुड्स परचेज करती है, यानी जैसे हम प्लांट एंड मशीनरी लगा रहे हैं, व्हीकल्स परचेज कर रहे हैं, कैपिटल गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो उस केस में ये 43BH का प्रोविजन लागू नहीं होता है। उस केस में हमें 45 डेज या 15 डेज के हिसाब से पेमेंट की कंडीशंस लागू नहीं होती है। बहुत बढ़िया। सेकंड, कोई व्यक्ति है जिसने कोई भी उसने सर्विस ली या कोई मैन्युफैक्चरिंग कोई भी सामान खरीदा या कोई सर्विस ली और उसमें कोई डिस्प्यूट है, यानी उसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है या किसी भी तरह कोई ऑब्जेक्शन है, तो जब भी आप सर्विस लेते हैं, जब भी आपके पास माल आता है, तो आपको विद इन 15 डेज सामने वाली पार्टी को इन्फॉर्म करना है कि भैया आपके माल में ये खराबी है। तो जब वो चीज़ क्लियर हो जाएगी उसके बाद में ही ये पेमेंट की टर्म्स लागू होती हैं। ऐसा नहीं कि किसी ने आपको गलत माल सप्लाई कर दिया या सर्विस ही नहीं दी, बिल राइज कर दिया। कोई भी आपको बिल राइज करता है या गलत सर्विस देता है या माल ही नहीं आया, माल में कोई डिफेक्ट था, तो आपको इमीडिएटली 15 डेज के अंदर उनको इन्फॉर्म करना है, उनको बताना है, उनको मेल करना है और उनको रिटर्न के अंदर हमें अपना ऑब्जेक्शन बताना है। जब वो ऑब्जेक्शन क्लियर हो जाएगा उसके बाद में ये 15 डेज या 45 डेज का पेमेंट का प्रोविजन अपने ऊपर लागू होगा सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी जानकारी है। ये भी एक लोगों में भ्रांति थी कि डिस्प्यूट अगर हो जाता है तो उस केस में भी क्या पेमेंट देनी पड़ेगी या नहीं देनी पड़ेगी, एक अच्छी जानकारी आपने दी। हमने अभी सारा डिस्कस किया, हमने उस दृष्टिकोण से किया है कि जो हम ट्रेडर्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस सेक्टर है और हमें पेमेंट करना है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सर हम भी जो भी मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस सेक्टर, वो खुद भी एमएसएमई है सर, वो खुद भी कहीं ना कहीं माल सप्लाई करता है। ऐसा नहीं है कि सब व्यक्ति अपने खुद के लिए माल बनाते हैं, तो वो व्यक्ति भी कहीं ना कहीं माल सप्लाई करता है। और यदि उस व्यक्ति को टाइमली पेमेंट आ जाता है, क्योंकि कहीं भी उसने माल सप्लाई किया और उसको टाइमली 15 डेज में 45 डेज में पेमेंट आ जाता है, तो मेरे ख्याल से ये प्रोविज़न दोनों साइड से विन विन सिचुएशन है। मतलब व्यापारी लोगों को मुझे लगता है कि सर, मैं सोच रहा हूँ कि ये तो हमने एक दृष्टिकोण देख लिया कि हमें टाइम से पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन हम भी जब कहीं दूसरी माल सप्लाई करेंगे और हमें भी टाइम से पेमेंट आएगा, तो सर ये 40%, मैं सर जानना चाहता हूँ कि आपके क्या व्यू है सर, कि ये जो गवर्नमेंट ने प्रोविज़न किया है, तो हमारे देश की कंट्री की इकोनॉमी में जो हमारे नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि देश को वर्ल्ड की 3 फास्ट इकोनॉमी के अंदर हमें शामिल होना है, तो इस प्रोविज़न से क्या फ़र्क पड़ेगा, मैं आपके सर व्यू जानना चाहता हूँ सर। देखो, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, ये जो भी प्रोविज़न ये लेके आए हैं, ये प्रोविज़न देश के भविष्य के लिए, देश के व्यापार उद्योग के लिए बहुत अच्छा है और डेफिनेटली इसकी वजह से हमारे व्यापार में तरक्की होगी, प्रगति होगी। क्यों होगी कि जैसे हमारा पेमेंट, ऐसा नहीं कि एक जने से दिया और दूसरे जने से, दोनों विन विन। जैसे आपने बात की, पेमेंट एक ने दिया तो दूसरे के पास आया, पेमेंट जितना जल्दी आएगा हमारा टर्नओवर उतना फास्ट घूमेगा और जितना टर्नओवर फास्ट घूमेगा उतना हमारा व्यापार उद्योग बढ़ेगा, कम नहीं होगा, बढ़ेगा।
और बढ़ेगा तो देश के लिए इनकम टैक्स भी बढ़ेगा, जीएसटी भी बढ़ेगा, देश की इकोनॉमी में भी और जीडीपी में सब में योगदान इन चीज़ों का होगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अगर ये इस चीज़ को सोचा है तो मैं सोचता हूँ अच्छा एक चीज़ सोचा है। इसके साथ साथ सरकार को सोचना चाहिए कि जो चेक भी देते हैं और ये जो चेक डिसऑनर होता है इस पर भी एक कड़ा नियम लेके आए कि चेक डिसऑनर किसी का नहीं होकर, किसी के पास प्रूफ है कि माल दिया चेक लिया हुआ है तो वो चेक डिसऑनर नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ ये एक साथ लागू हो गया, यानी कि लोगों को अप्रैल से लागू हुआ पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, एक साथ बर्डन आ गई लोगों की आके मार्च में, तो लोगों के लिए एक बार के लिए परेशानी है, सबके लिए है जो पेमेंट जिनको देना है। बट आने वाले एक साल के अंदर इस प्रोविजन का हमारे को बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा, बहुत अच्छा दिखेगा जैसे जैसे पेमेंट, क्योंकि हम जिसको माल दे रहे हैं उससे भी तो पेमेंट फास्ट आएगी हमारे। तो मेरा ये सोचना है कि डेफिनेटली इसका अच्छा प्रभाव रहेगा और अच्छा ये एक कानून रहेगा। सर आपने एकदम सही कहा है, ये जो प्रोविजन लागू हुआ है ये देखिए जरूरी है, कोई भी नई चीज़ आती है तो फर्स्ट बार हमें हार्ड से लगती है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी बहुत से व्यापारी लोग सोच रहे हैं कि साहब इसकी डेट बढ़ जाएगी, नेक्स्ट ईयर से लागू होगा। तो मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि सर ये प्रोविजन लागू हो गया है, 1 अप्रैल 2023 से है और हम वेट करते रहेंगे कि साहब इसकी डेट बढ़ जाएगी, साल भर के लिए बढ़ जाएगी। तो ये कोई भी चीज़ है वो न्यू गवर्नमेंट आने से पहले, जुलाई से पहले पॉसिबल नहीं है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको कोई भी ड्यू, आप आज की डेट में जो रूल्स है उसको फॉलो करना है। आपको यदि आपको कोई भी क्रेडिटर्स है, कोई भी आपने सर्विस ली है, आपको पेमेंट करना है तो आपको 31 मार्च से पहले आपको वो सारा पेमेंट कर देना चाहिए, किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। अच्छा एक साइड हम मानते हैं कि चलो 1 साल पोस्टपोन हो जाएगा तो भी क्या हुआ, हमें नेक्स्ट ईयर से तो करना ही है, तो क्यों ना हम आज से ही इसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं दें, जो भी ठीक है, जो भी नया प्रोविजन आएगा, चेंज होगा, पोस्टपोन होगा, वो हम बाद में देखेंगे। यदि आपको अपने बुक्स के अंदर कोई क्रेडिटर्स का पेमेंट है जो आपको करना है तो आपको इसी साल में आपको पेमेंट कर देना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी जानकारी है। कुछ लोगों को भ्रांतियां हैं, उनकी भ्रांतियां भी दूर होगी। धन्यवाद, थैंक यू सर। राजस्थान में आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका 125% तक अनेक योजनाओं के माध्यम से वापसी का सुनहरा मौका उपलब्ध है। जब आप राजस्थान में प्रोजेक्ट के लिए किसी भी प्रकार की भूमि खरीदते हैं या लीज पर लेते हैं तो आपको स्टाम्प ड्यूटी में 100% की छूट मिलती है। इसका मतलब है आपको स्टाम्प ड्यूटी नहीं देनी होती है। इसके अलावा लैंड कन्वर्जन चार्जेस, बिजली शुल्क और भूमि कर में भी 100% की छूट आपको मिलती है। आपके प्रोजेक्ट के अनुसार सरकार की विभिन्न स्कीमों में आपके बेनिफिट वाले अनेक प्रकार के इंसेंटिव जैसे इंटरेस्ट सब्सिडी, कैपिटल सब्सिडी, टर्न ओवर लिंक इंसेंटिव, फ्रेट सब्सिडी और SD/ST का रिफंड आपका इंतजार कर रहे हैं। आपके इन्वेस्टमेंट को सरकार की सहायता से सफल बनाने में तत्पर रहने वाली कंपनी वेब कंसल्टेंसी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। हमारी टीम में सभी सेक्टर के एक्सपर्ट प्रोफेशनल शामिल हैं। यही वजह है कि हम आपको सटीक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। हमारी कंपनी का मिशन है कंसल्टेंसी विद सॉल्यूशंस। एक्सपर्ट नॉलेज, टीम और प्रोफेशनल अप्रोच के चलते इन्वेस्टर को प्रारंभ से ही सही दिशा मिलती है और कम से कम समय में योजनाओं का लाभ मिल सकता है। हमारे यहाँ सिंगल विंडो, वन स्टॉप शॉप, A to Z आपके प्रोजेक्ट से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। जब बात होती है वेब कंसल्टेंसी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के विजन के बारे में, तो आपको अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार सभी प्रकार की कंसल्टेंसी और सॉल्यूशंस एक ही स्थान पर प्रोवाइड करना है। यदि आप भी राजस्थान में नई संभावनाओं को तलाश कर रहे हैं तो संपर्क कीजिए सदैव आपके साथ वेब कंसल्टेंसी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। आपका सपना हमारा प्रयास, आओ बनाएं स्वर्णिम इतिहास। अधिक जानकारी के लिए एवं अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। धन्यवाद।